नमस्कार, आप सभी का आज स्वागत है। 4 दिवसीय गणित और अर्थशास्त्र की ये जो संयुक्त वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसका आज दूसरा दिन है, जिसमें हम सभी आज इसमें जुड़े हुए हैं। इस वेबिनार की शुरुआत हम करने जा रहे हैं श्री उपेंद्र यादव जी से, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान, डाइट संत कबीर नगर, जो कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के ऊपर आज अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। संत कबीर नगर से उपेंद्र यादव जी। सभी को नमस्कार। गणित और अर्थशास्त्र विषय के इस संयुक्त वेबिनार में संरक्षक आदरणीय निदेशक सर, संकल्पना व समन्वयक आदरणीय संयुक्त निदेशक सर व आदरणीय सहायक शिक्षा निदेशक मैम और हमारे समस्त सम्मानित प्रवक्ता साथीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपेंद्र यादव आज इस सत्र में जिस प्रकरण पे हम चर्चा करेंगे वो अर्थशास्त्र विषय से है, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये हमारा प्रकरण है। इस चर्चा में हम समझेंगे कि इसे हम विशेष आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे, आर्थिक नीतियों के संदर्भ में, क्योंकि विषय हमारा अर्थशास्त्र है, तो ये हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही ये चर्चा रहेगी। तो ये उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई कब ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखें तो 1991 में हमारी एक आर्थिक सुधारों के नाम से एक नीति आई, जिसे हम नई आर्थिक नीति कहें। नई आर्थिक नीति इसे इस संदर्भ में इसलिए कहा गया क्योंकि पूर्व की जितनी भी हमारी नीतियां थी, जिसको हम नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं, इसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत था। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक संकल्पना थी, जिसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाया और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से हमें इस आर्थिक नीति को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इस आर्थिक नीति के जो नीतिगत उपाय हैं जिसके आधार पे इसका क्रियान्वयन हुआ, पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। इसमें से हम लोग उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में अपनी चर्चाएं आगे रखेंगे। तो इस सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी अगर बहुत बड़ा सुधार हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उसके पीछे उसके कोई बहुत बड़े कारण हैं। तो ऐसा कई कारण थे जिसकी अगर हम चर्चा करें तो पहला था कि 1991 के पूर्व की नीतियों की कमजोरी है। यानी हमने 1991 के पूर्व की जो भी हमारी आर्थिक नीतियां थी, उसका ये परिणाम आया कि जो हमारे आर्थिक विकास की दर थी बहुत निम्न थी, रोजगारी बहुत ही बढ़ते दर से बढ़ रही थी, घरेलू जो बचत और निवेश का दर होना चाहिए बहुत ही निम्न था, और सार्वजनिक क्षेत्रों पर जो हमारी निर्भरता थी, सरकार की जो नीति थी, सारे उद्योग सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र को के माध्यम से ही आगे जा रहे थे, या हमारी औद्योगिक गतिविधियां उसी के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इसका जो प्रदर्शन था वो बहुत निराशाजनक था। अब जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो होने चाहिए किसी औद्योगिक माहौल बनाने के लिए, आर्थिक विकास और वृद्धि को आगे ले जाने के लिए जो बेस चाहिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी पर्याप्त नहीं था, उसकी सुविधाएं भी सही नहीं थी। और साथ ही जब उद्योगों की स्थापना की जो नीतियां थी, लाइसेंसिंग नीति जो थी बहुत ही कठोर थी। किसी भी उद्योग को स्थापित करना, उसका विस्तार करना, इतनी स्वतंत्रता स्वायत्तता हमारे पास नहीं थी, और एकाधिकार में वृद्धि थी, एक तरह से सरकार का एक अधिकार था। तो ये हमारी कुछ 1991 के पूर्व की नीतियां थी जो हमें इस आर्थिक सुधारों के लिए आगे ले जाने सोचने को मजबूर थी। दूसरा था विदेशी मुद्रा संकट, जो विशेष रूप से तात्कालिक कारण, विशेष रूप से संकट हमारा वही था कि उस समय खाड़ी देशों में कीमत युद्ध हो गया, इराक और कतर के कुवैत के, और उस जैसे कि महायुद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ गई और हमारा आयात तेल जो था वो इस तेल की कीमतों से और बढ़ गया, जिससे हमारा विदेशी तेल की निर्भरता बढ़ गई और इससे हमारे ऋण में भी वृद्धि हुई। एक कारण है कि भारत के बाहर ऋणों में वृद्धि हुई कारणों से, और उसी मध्य में हम एक राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे। कोई भी निवेशक जब किसी प्रतिष्ठान में या किसी देश में अपना निवेश करता है, चाहता है कि पॉलिटिकली वहां पे एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थिरता हो। जब यह अनिश्चितता होती है तो सबसे पहले निवेशक वहां से पैसे निकाल देते हैं। तो एक जो हमारा निवेश था उसमें एनआरआई निवेश में बहुत विड्रॉल हुआ, उसमें राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता के कारण था।
आयात का निर्यात से अधिक होना, क्योंकि हम एक विकासशील राष्ट्र है और इस समय हम आजादी के 20-40 साल के बाद का जो दौर था उसमें आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई है कि हम क्या करेंगे कि उद्योग स्थापित करेंगे। उनकी स्थापना के लिए हमें जो भारत उद्योग स्थापित करने के लिए चाहिए, संसाधन चाहिए, तकनीक चाहिए, इससे हमारी निर्भरता आयात पे हमेशा ज्यादा रही और अभी भी वर्तमान में हमारा आयात निर्यात से अधिक है। उस समय की परिस्थितियों के मध्य के कारण भी हमारा आयात और निर्यात बहुत अधिक और उसके बाद जब ये ऐसी परिस्थितियां हुई जो वैश्विक संस्थाएं हमारी वित्तीय संस्थाएं IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और भी जो वैश्विक संस्थाएं हैं उन्होंने हमें ऋण देने से इनकार कर दिया और ऐसे हालात में हमारे लिए संकट उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने वर्तमान परिस्थिति में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसके साथ कहा कि ठीक है हम आपको देंगे, शर्तें भी मानेंगे और इन शर्तों के बारे में आलोक रे ने EPW में अपना एक एक्सटर्नल सेक्टर रिकग्निशन आर्टिकल इंडिया एक आर्टिकल उसमें शर्तों के बारे में डिटेल इसमें पहला बात करेंगे राजकोषीय घाटे और कमी की जाए, यानी कि क्या कहना है कि प्रभावदार हो रही है IMF और विश्व बैंक भी घरेलू क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई जाए। तो घरेलू क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई जाए, यानी हमारा जो भी उद्योग औद्योगिकरण की नीतियां हैं, जो भी नियंत्रण है, जो लाइसेंसिंग प्रणाली है, उसमें थोड़ा उदारीकरण की नीति अपनाई जाए। और तीसरा कि विदेशी आर्थिक नीति में उदारीकरण करना, यानी हम जो एक तरह से कंट्रोल इकोनॉमी चला रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाए हुए हैं, आयात को रुके हुए हैं, व्यापार पे नियंत्रण है, वस्तुओं पे, सेवाओं पे, उस आर्थिक नीति में भी हमें विदेशों के संदर्भ में जो आर्थिक नीति उसका भी उदारीकरण है। ये हमारी शर्तें थी, उनकी शर्तें थी जो हमारे उस परिवेश में, उस आर्थिक हालात में हमें मानना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जनवरी 1991 से लेकर जून 1991 के मध्य हमारे पास जो मुद्रा भंडार था वो 3 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था और हमारे RBI के जो भंडार थे वो भी खत्म हो गए। तो ऐसे में उन शर्तों को मानना हमारी मजबूरी भी थी और साथ ही में USSR का विघटन हुआ, यानी सोवियत समाजवादी गठबंधन संघ जो था उसका भी विघटन हुआ। उसके विघटन होने से हमारा ये हुआ कि हमारी जो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात होता था USSR से वो बहुत ही मार्केट में हमारी पहुंच थी, लेकिन जब उनका विघटन हो गया वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो गया और वहां पर हमें प्रतियोगिता करने के लिए हमारे वस्तुओं को वहां के मार्केट में स्थान बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें अपने आर्थिक नीति को संतुलन करना अपेक्षित था। इन्हीं कारणों से, इन्हीं आर्थिक संकटों के कारणों से हमने LPG लाया, नई आर्थिक नीति। तो आइए चर्चा करते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो आर्थिक उदारीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के अविनियमन से, यानी डीरेगुलेशन से। डीरेगुलेशन से मतलब है कि सरकार का जो हस्तक्षेप है उसको न्यूनतम किया जाए और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें स्वायत्तता दी जाए, फ्रीडम दी जाए, मैनेजमेंट को अपना निर्णय लेने की आजादी दी जाए। विशेषता क्या रही हमारे में, इसका मुख्य मुद्दा यही था पहला कि गैर लाइसेंसीकरण की, यानी हमारी जब उदारीकरण को अपनाया गैर लाइसेंसीकरण, यानी कि उद्योगों की स्थापना के लिए जो परमिट चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, जो लाइसेंस किन उद्योगों के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य होना चाहिए, निवेश के लिए परमिशन चाहिए और एक परमिट में होना चाहिए। तो गैर लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया में पहले क्या किया गया कि लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त की जाए। गतिशीलता को बढ़ावा देना है तो उसकी स्थापना के लिए जो इंस्पेक्टर राज आ गया, भ्रष्टाचार उसकी वजह से बड़ा, सरकारी दफ्तर बढ़ गया था, गैर लाइसेंसीकरण की नीति अपनाई गई स्थापना को लेकर और नियंत्रण अधिकार में रियायत की बात की, इलेक्शन कंट्रोलिंग मोनोपोली। MRTP एक्ट था उस समय जो 1985 के बाद एक पर्टिकुलर जो राशि थी उसके बाद उसी के आधार पर कोई कंपनी स्थापित कर सकता था और अगर उसके बाद उसमें विस्तार करना चाह रहा है तो सरकारी परमिशन लेनी चाहिए। ये जो कंट्रोलिंग MRTP एक्ट का था उसमें डिटेल दी गई कि ये अधिकार शक्तियां अगर चाहते हैं थोड़ा सा विस्तार करना मार्केट प्रतिबंधों को हटाना, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि कोई भी जो विलय होगा
ग्रहण होगा या फिर किसी प्रकार का विभाजन होगा, उस पर भी सरकार का प्रतिबंध है। इस नीति में इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। लगता है हमारे वर्तमान देश के हिसाब से हमारे हमें ये निर्णय लेना है या हमें विलय करना है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट लेवल पे है हमारा औद्योगिकरण आवश्यक नीति को उदार बनाएगी। कोई स्थापित करना हो अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी कोई स्थापित कर सकता है। इसके लिए जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन थे उसमें भी ध्यान दिया गया, उसमें भी सुधार किया गया। पूंजी बाजार का कार्यक्रम, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि सरकार की अनुमति के बिना भी कोई अपने शेयर फॉरवर्ड को जारी करने की संभव है। जहाँ जहाँ भी सरकार का कंट्रोल था, चाहे कैपिटल मार्केट हो चाहे लाइसेंसिंग हो, उसमें देने की बात की पूंजी बाजार के लिए ये फ्रीडम दिया गया कि अपना शेयर जारी करके कंपनी के सामने लेकिन उस पूंजी बाजार को नियमन के लिए हमारी से भी रहेगी। उपेंद्र जी, आपकी आवाज फिर से क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो। हाँ जी, अब जी जी, थोड़ा सा कुछ वेट कर रहा है, सॉरी। फिर अगला है विदेशी विनिमय बाजार नीति में परिवर्तन। फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में की जो पॉलिसी थी हमारी, उसमें भी परिवर्तन किया गया। पहले फिक्स्ड थी, अब उसको मार्केट पे छोड़ दिया गया। तो बाजार आधारित जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, उसी के हिसाब से हमारी विदेशी विनिमय बाजार नीति होगी। इसमें किसी प्रकार का सरकार का रेगुलेशन नहीं रहेगा। हाँ, आरबीआई इस चीज को देगी, ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो वो रेगुलेशन करेगी, इन कंट्रोल उसका हमारे ऊपर नहीं रहेगा, मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। और फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना का विकास निजी क्षेत्र के द्वारा। ये नीति अपनाई गई कि सारा काम गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, मतलब उसमें हमें अगर हमारे पास निजी क्षेत्र है, क्षमतावान है, तो वो उसके लिए उसमें काम करेगा। तो जिससे हमारे विद्युत हो गया, सड़क मार्ग हो गए, नौवहन हो गया, नागरिक उड्डयन हो गया, बैंकिंग जैसे ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये अनुमति देगी किसी निजी क्षेत्र प्रवेश करें और इसकी विकास की अनुमति भी उनको दी गई। ये हमारे उदारीकरण की ये एक पॉलिसी थी, इसके माध्यम से हमारी ये विशेषताएं रही। और हम देखते हैं अगर आज के आर्थिक परिवेश में देखें तो निजी क्षेत्र हमारे या उद्योगों की स्थापना को लेकर, विलय को लेकर, अधिग्रहण को लेकर या पूंजी मार्केट को लेकर, विदेशी विनिमय बाजार को लेकर जो हमारी नीतियां हैं, अभी उसी दौर में हम लोग चल भी रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ अगर हम देखें, उदारीकरण नीति का महत्व क्या हुआ, इससे कंट्रोल राज की समस्या जो थी वो समाप्त हुई। यानी कि हमारा जो लाल फीताशाही था, भ्रष्टाचार था, इससे अगर निर्णय लेने की क्षमता प्रतियों को न देने की वजह से हमारी जो मैनेजमेंट था वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र हमारा अच्छा परिणाम नहीं दे पाया। और जो 1991 की हमारा आर्थिक संकट था कि सरकार सारी चीजें चला सकती है, वो इसी की देन थी। कंट्रोल राज्य की समस्या से हमें मुक्ति मिली और भ्रष्टाचार जो था बहुत हद तक कम हुआ और सरकारी कामों में जो देरी थी ये इन्हीं वजहों से थी, जिसकी वजह से उद्योगपति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। इसके साथ जब ऐसी व्यवस्था की गई तो आर्थिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म दिया। जब हम फ्री मार्केट देते हैं, फ्री माहौल देते हैं उद्योगपतियों को और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके जहाँ जहाँ एसएमपीज या डूइंग बिजनेस कहते हैं, ये हमारी वर्तमान सरकार काम नीति में बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसकी वैश्विक रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो आर्थिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म दिया इस कार्यक्रम की नीति ने। और उद्यमियों को निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि उद्यमी तभी निवेश करता है जब उसे लगता है कि मार्केट में पैसा मैटर नहीं करता, उसको ये लगता है कि परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए उसके पास। निवेश अपनी प्रत्याशा पर डिपेंड करता है कि हमारी अगर यहाँ पर निवेश करते हैं, हमारे पास ये माहौल है, ये सारी चीजें हमें उपलब्ध हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट अगर हमें मिल रहा है, रॉ मटेरियल अच्छे से मिल रहा है, तो अगर ये सारे विश्वास प्राप्त होते हैं तो वो अपना निवेश करता है, तभी वो निवेश करने की प्रोत्साहित होता है। उदारीकरण की जो नीति थी इस मामले में निवेश करने की प्रोत्साहित की। ये हमारे उदारीकरण की बात है। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं अपने वैश्वीकरण की ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बारे में। वैश्वीकरण है क्या, इसको हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं। तो वैश्वीकरण हमारा व्यापार, जी
प्रवाह और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ देश की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण, यानी हम वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में एक व्यापार की बात करें। किसी प्रकार का एक देश दूसरे देश में किसी प्रकार की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन न रखे, जिससे वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान फ्री मार्केट में हो सके, जिसमें एक ग्लोबल, जैसे इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से वो वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं। और कोई भी नीति अगर किसी एक के साथ एक दूसरे का परस्पर निर्भरता है, कोई एक चीज से प्रभावित होता है तो सभी इससे प्रभावित होते हैं। जैसे जब मंदी आती है तो लगभग सभी लोग उसमें आते हैं, जैसे 1900 की मंदी होगी, 1991 का संकट हुआ या पूर्व संकट आया, इससे लगभग सभी वैश्वीकरण की इस नीति से सभी पॉजिटिवली भी अफेक्ट होते हैं और नेगेटिवली भी। वैश्वीकरण की नीति हमारी क्या है? सर आपकी आवाज फिर गड़बड़ हो रही है उपेंद्र सर। आप अपना जो आपका माइक है, अगर आप लैपटॉप पे बोल रहे हैं तो वो कैमरे के बगल में है, तो आप अपना मुंह उस तरफ रखिए, और अगर आप हेडफोन लगा के बोल रहे हैं तो हेडफोन का माइक अपने मुंह के पास रखिए। आवाज बीच में वो सर, एक्चुअली हम ये जो सेशंस है यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो अगर आवाज खड़बड़ाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। देखिए सर, बोलिए, आप अपना कैमरा माइक ठीक करिए सर। अब आ रही मेरी आवाज? हेलो, ठीक, थोड़ी ठीक हुई है। थोड़ी ठीक होगी, कोशिश कर रहा हूँ मैं लैपटॉप पे ही बोल रहा हूँ। अब ठीक है सर, अब सही है, ऐसे ही बोल दीजिए आप। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है, जिसमें हम एक एकीकृत इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें हमारा WTO बहुत भूमिका अदा करता है। उसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हमारे सारे ट्रेड होते हैं। इसके प्रसार का माध्यम क्या है, यानी ग्लोबलाइजेशन का हम कैसे विस्तार करते हैं। तो इसके पहली कंडीशन है कि हमारा फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड अगर हम देखें तो बहुत से कंट्रीज मिलकर कुछ संघ बनाते हैं, जैसे इंडिया में था, दक्षिण एशिया में साथ बनाया हुआ था, G20 है। तो ये और वैश्विक स्तर पर ये बात होती है कि हमारे जो वस्तुओं का आदान प्रदान है या जो व्यापार है या तकनीकी का प्रचार प्रसार है, वो मुक्त होना चाहिए। तो मुक्त व्यापार के तहत ये नीतियां अपनाई गई कि आयात उदारीकरण कार्यक्रम प्रारंभ, आयात उदारीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके तहत आवाज आ रही है ना मैडम? आयात उदारीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके तहत ये था कि हमारे जो इंपोर्ट पॉलिसीज थी उसमें हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उस प्रोग्राम के तहत उसमें हमने लिबरलाइजेशन किया। और जो कोटा लगता है, मात्रा प्रतिबंधों को दूर करना, जैसे हम कोटा डिसाइड करते हैं कि ये हमारा कोटा कितना कोटा रहेगा, कोटा को भी रिमूव करने की बात की गई वैश्वीकरण में। आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी की बात हम करते हैं, जैसे इस समय हम देखें तो संरक्षणवादी नीतियां आ चुकी है वैश्वीकरण के पश्चात में। अमेरिका और चाइना का अगर हम देखें ट्रेड वॉर, तो उसमें वो ये इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, जो हमारे इस फ्री ट्रेड पॉलिसी के अगेंस्ट में कि आयात शुल्क घटाने की आवश्यकता है। तो उस समय वैश्वीकरण जब आया तो उसका कांसेप्ट ये है कि हमें आयात शुल्क जो अपने हैं उसको घटाने की आवश्यकता है, और साथ में हमें अपने विदेशी निवेश का उदारीकरण करना है, यानी हमें जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं FDI के माध्यम से या MNC जो इसमें हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करना चाहती है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें भी लिबरल पॉलिसी को बढ़ावा देना है। अब देखिए, अगर हम ये हमारा वैश्वीकरण के संदर्भ में था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसको हम देखें कि वैश्वीकरण हमारा क्या है, कि पॉलिसी क्या होगी। ये पॉलिसी हमने जुलाई 1991 NEP इसको कहते हैं, नई शिक्षा नीति, आर्थिक नीति। जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, और इसकी विशेषताएं ये रही कि एक्सचेंज रेट रिफॉर्म, यानी विनिमय दर में सुधार हुआ। फिर वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात की गई कि मार्केट बेस्ड हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा, इसमें हमारा दखल किसी प्रकार का नहीं रहेगा कि हम एक कम दर पे फिक्स कर दें, कंट्रोलिंग का नहीं रहेगा, रेगुलेशन का रहेगा, और बाकी मार्केट पे रहेगा। और दूसरा था हमारा आयात का उदारीकरण। आयात के माध्यम से, यानी कि कोई
प्रणाली को समाप्त कर दें, यानी आयात हो रहा है, इम्पोर्ट जो हो रहा है, उसमें जो लाइसेंसिंग सिस्टम लगा हुआ है उसको समाप्त करने किया गया। जो भी उस पर मात्रात्मक प्रतिबंध था उसको समाप्त किया गया, और जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो हमारी ड्यूटीज लगती थी उसको भी कम किया गया। ये हमारी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की नीति। अब निवेश नीति में आते हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत से राष्ट्रीय कंपनियों का निवेश बढ़ा हुआ है, हमारे पास बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिससे मंदी आती है या जैसा माहौल होता है या फिर इकोनॉमी में कुछ टेंशन आता है तो वो चीजें प्रभावित होती है। 1991 में सरकार ने भी क्या किया कि विदेशी इक्विटी में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था शेयर था 31% DI की मदद से है, और अब ये सीमा कई जगह होते हैं 74 हो गई, अब बाद में 100% भी कर दी गई है। देखेंगे आप अगर आए ये आता है कि इंडिविजुअल सेक्टर हमारा 100% इस सेक्टर से। सर आवाज ठीक कर लीजिए, खराब हो गई। जी ठीक है, हेलो, हाँ अब ठीक है। ठीक है, सॉरी आवाज प्रॉब्लम कर रहा है। विदेशी निवेश नीति का भी हमारा ये उद्देश्य था, ये था कि जो भी FDI आए हमारे लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बहुत अच्छे से इंकरेज करे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, हमारे औद्योगिक माहौल बने और अच्छे से अच्छे उद्योग एस्टेब्लिश हो, उससे हमारी प्रतियोगिता बढ़े घरेलू क्षेत्र की भी और वैश्विक जो हमारी कंपनीज हैं उनके द्वारा भी। और जब बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का अवसर दिया गया, उन्हें अपने साथ में बहुत प्रौद्योगिकी भी लेकर आए, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आए, और न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, उसको यूज करना भारतीय अर्थव्यवस्था में उसको एक नई चीज थी, क्योंकि प्रौद्योगिकी लेवल पे हम बहुत पिछड़े हुए, और इन वैश्वीकरण की नीतियों से, इस तकनीकी के आदान प्रदान से हमारे औद्योगिक गतिविधियों में उसको बढ़ावा मिला, जिससे हम देखेंगे कि हमारे कई सेक्टर्स इस वजह से नए सेक्टर्स हमारे सामने उभर कर आए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रभाव देखते हैं कि ये विशेषता होती है, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो हमारा जो सकारात्मक पक्ष है, प्रभाव दोनों आते हैं किसी भी नीति को लेकर। तो सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा हमारा कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, रसायन, कपड़ा और सीमेंट जो कंपनीज है, उसमें हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग हमारे, जिसमें रोजगार भी अच्छे खासे मिलते हैं। MNC द्वारा बड़ी मात्रा में उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किया गया, इससे ये हमारे वैश्विक स्तर पे ये वर्कर ऐसे उद्योग है। IT और BPO क्षेत्र का भी उदय हुआ। मेन हमारा जो वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हुआ है, क्योंकि हम सेवा क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। आज भी हमारे GDP का देखें तो 50% से ज्यादा जो शेयर है वो GDP का सर्विस सेक्टर से ही आता है। उसी समय IT और BPO क्षेत्र का उदय हुआ, आउटसोर्सिंग से बहुत रोजगार के अवसर मिले, एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया इस BPO सेक्टर और IT सेक्टर से, इसको हम देख भी रहे हैं। और इसका कारण था पहला, इससे हमारा निर्यात बहुत बड़ा IT सर्विस का, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय उद्योग को तकनीकी रूप से भी बहुत उन्नत बनाया, क्योंकि जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे हम नई मार्केट में आते हैं, नई तकनीक, नई मैनेजमेंट स्किल, नए जो इनोवेशंस हैं, उससे लोकल इकोनॉमी भी बहुत प्रभावित होती है। यानी जब बड़ी कंपनियां हमारे पास आई तो कंपटीशन की भावना हुई, और इससे यहाँ पे भारतीय उद्योग भी बहुत तकनीकी रूप से उन्नत हुए, और कई हमारे उद्योग तो ऐसे भी है वैश्विक स्तर पे वहाँ पे इसके साथ कम्पीट भी कर रहे हैं, और अपना शेयर भी वहाँ पे अच्छा खासा रखे हुए हैं वहाँ की इकोनॉमी में। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया है। जैसे हम गीडा देख लें, की बात है, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जहाँ पे हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे विदेशी निवेश बढ़ा, कंपनियां स्थापित हुई, वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की समृद्धि बढ़ी और हमारा ट्रेड भी बढ़ा। सेज के निर्माण ने भी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया है। और कुछ एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनियां हैं, टाटा रिलायंस कुछ यूनिट्स बाहर भी है, जैसे MNC हमारे यहाँ है, ये अपने आप में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो चुकी है। तो इस प्रकार से चाहे हमारा इस्पात हो गया, वस्त्र हो गया, कार हो गया, IT हो गया, हर सेक्टर में हमारा वैश्वीकरण के
नए भागीदार के रूप में हमारी संख्या बड़ा हो रहा है। ये हम जो 1991 की जो जर्नी में शुरू हुई है वो हमारी इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया को सर्विस सेक्टर को बहुत ही बढ़ाया है, उभारा है, रोजगार को बढ़ाया है और हमारे आर्थिक विकास में बढ़ा है। तो साथ में देखें तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी कि जैसे वैश्वीकरण ने पूरी संपन्न एमएनसी और भारतीय कंपनियों के बीच असमान प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। देख रहे हैं हम लोग छोटे छोटे उद्योग बड़ी कंपनियों के आने से खत्म हो जाते हैं कि जिस तकनीक जिस जी के साथ वो आते हैं उतने संसाधन हमारे पास नहीं होते हैं, इसलिए भारतीय कंपनियों को उसके साथ असमान प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है। और उन्नत विदेशी प्रतियोगिकरण लोगों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया कि हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो श्रम आधारित तकनीक है वो ज्यादा प्रभावी हो, लेकिन जो पूंजी आधारित तकनीक है जिससे बहुत हद तक लोगों की जॉब चली गई या नई तकनीक आती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रांजिशन फेज होता है, उस फेज में बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां भी खो। जैसे हम 5G की बात कर रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जॉब चली जाएंगी। हो सकता है उसके आने से बहुत अवसर भी आएंगे, लेकिन कोई नई चीज आती है, नई तकनीक आती है तो परंपरागत रोजगार को ले जाती है, लेकिन स्किल बेस्ड दूसरे रोजगार उत्पन्न भी होते हैं। लेकिन भारत जैसे जहाँ पे श्रम आधारित तकनीक आनी चाहिए उस हिसाब से हमारे लिए ये संकट लेकर आए। और जो भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट था जिस जिस चीज से एफडीआई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में एक बेस बनाएगा। जो भी एफडीआई आया हमारे अधिग्रहण के लिए और साथ ही जो संस्थागत निवेशक थे उन्होंने केवल मार्केट को रीड किया और जब देखा कि हमारे पास लाभ है तब लाभ के लिए उन्होंने निवेश किया और जैसे देखा कि इकोनॉमी डाउन जा रही है तो पैसा निकाला। एक तरह से जिस पर्पज से हमने एफडीआई रास्ते खोले थे उस हिसाब से हमें मार्केट में निवेश उस हिसाब से नहीं हमारे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव कि हम निजीकरण की भी बात नहीं की है, चर्चा हमारे अगले सत्र में हमारे साथ ही करेंगे। आर्थिक सुधारों का अगर हम इस पर थोड़ा सा आकलन भी करें तो एक है कि सेवा क्षेत्र बहुत बढ़कर आया है हमारे सामने अच्छा रोजगार भी दे रहा है और निर्माण क्षेत्र और चिकित्सा सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में हम उभरे हैं। देख सकते हैं हमारी बहुत सी सेवाएं हैं इस मामले में वैश्विक स्तर पे निर्यात में वृद्धि हुई है, आयात से भी निर्यात कम है, लेकिन हम बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहा है। सेवा क्षेत्र में देख लीजिए सॉफ्टवेयर सेक्टर में हम निर्यात में हमारी वृद्धि हुई है, तो हमारा निर्यात भी बढ़ा है। दूसरा भंडार में भी अत्यधिक $500 से अधिक हमारे इस समय दूसरा भंडार है, जबकि 1991 में 3 सप्ताह के भी आयात करा नहीं सकते थे ऐसे हालात। इन सब परिस्थितियों ने हमें एक बिग इमर्जिंग मार्केट के रूप में भारत को माना है, जिसमें सभी कंट्री इस समय जगह नजरों से देख रहे हैं। जैसे हमारी RCEP अभी एक नीति इसमें चाइना का बहुत बड़ा भारत में आगे यहाँ के डेयरी के लोग और किसानों की जो चिंताएं थी उसको नजर रखते हुए उस संगठन में शामिल होना नहीं उचित समझा। से आशंका हुई कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है क्षेत्र में हमारी राष्ट्र के आने से इमर्जिंग मार्केट के रूप में भारत खुला है, सबको एक अवसर नजर आ रहा है, संभावनाशील है, भारत विकासशील है और राष्ट्रीय बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छे मार्केट के रूप में बढ़ रहा है जिसमें हमारे अपने आप आगे ले जाने के और आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर लीड करने की भी क्षमता हमारे में है। तो इसमें हम इस काल से अगर उभरे तो अच्छा करेंगे और धीरे धीरे ये एक सकारात्मक संकेत है हमारे। नकारात्मक पक्ष भी है, जो आर्थिक सुधार की नीतियां हैं वो समावेशी नहीं अच्छी सेक्टर पे जैसे एक हमारा अगर एक सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो लाभ वहां तक के पहुंचना चाहिए हमें वहां तक नहीं मिल रहा है। जो और कृषि विकास में भी बड़ा है जो कि भी हमारे कृषि की जो स्थिति है नहीं है, जैसे अपेक्षा कम है और ग्रामीण आधारभूत संरचना अत्यंत खराब स्थिति में है कि अगर हम माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है तो संकट वहां पे है, खेती का संकट है,
सारी समस्याएं समस्या है जो वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ फायदे वो हद तक नहीं पहुंच रहा है। सुधार अर्थव्यवस्था तक सीमित है, यानी ये जो सुधार हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए क्वालिटी पहुंचा पा रहा है, जिससे स्टैंडर्ड उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इससे हम आगे बढ़े हैं, उसका हम समान वितरण नहीं कर पा रहे। कह सकते हैं इनइक्वालिटीज बढ़ाया है इसने और आय का असमान वितरण, और इस असंतुलन की वजह से जो विरोध पैदा हुआ है, हम देखते हैं क्या है आए दिन रहते हैं। ये हमारी नीतियों में कुछ कमजोरियां रही है कि सामाजिक निवेश लाभ समान रूप से। तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विशाल स्तर पर मानव स्थापना का इस जन्म दिया, क्योंकि इसने आय की विषमता को फैलाया है, पर्यावरण संकट बनाया है, कई राष्ट्रों के लिए, कई समुदायों के लिए इस नीति ने संकट उत्पन्न किया है। तो एक तरह से जन्म दिया है उनके लिए संस्कार। भारत और इंडिया का सतत प्रयास हमको समावेशी रूप से हर क्षेत्र तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छे सेवा क्षेत्र। सर आपकी आवाज हाँ हेलो सर, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। अब आ रही हूँ। हेलो जी सर, अब आ रही है। जी मैं समाप्त करने की तो भारत और इंडिया का एक सतत विरोधाभास है, क्योंकि हम इस नीति से एक इंक्लूसिव इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, समावेशी भारत का विकास का जो कॉन्सेप्ट था, उसको अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अब इस समय यही है अपेक्षा है कि हम इन नीतियों पे अच्छे से काम करेंगे, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर पाए, उनको एक स्किल्ड पर्सन बना पाए, जो हमारी अर्थव्यवस्था में वो अंतिम व्यक्ति जिसका सपना गांधी जी भी देखते हैं कि उसका राष्ट्र निर्माण में योगदान हो, तब हम कहेंगे कि भारत और इंडिया का विरोधाभास खत्म होगा और हर आर्थिक नीति में हर किसी का उसमें अच्छे से योगदान हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरा ये सत्र यही तक था जो मैं अपनी बात को कह पाया। उसी चीजें हैं जो छूट गई होंगी, और कुछ तकनीकी खामियों की वजह से मैं अपनी बात अच्छे तरीके से शायद कन्वे नहीं कर पाता, उसके लिए क्षमा। और CRT का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी क्रम में हम आगे डाइट लखनऊ से दिव्यदर्शन मिश्रा जी को से अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बात हमारे बीच रखें। परम आदरणीय डायरेक्टर SCRT और सभी मेरे प्रवक्ता साथी, हर जिले से, हर डाइट से जुड़े हुए सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक क्लास मैथमेटिक्स क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, नीड ऑफ एन एफिशिएंट क्लासरूम फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कैसे इफेक्टिव क्लासरूम का निर्माण किया जाए, यानी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो ताकि बच्चे की रुचि क्लास में बनी रहे और उसका फोकस विषय पे ही केंद्रित रहे और वो उसको मजा भी आए, वो एंजॉय भी करे जब पढ़े वो सब्जेक्ट को, उसके लिए मोनोटनस बोरियत ना हो। बहुत ब्लैक बोर्ड और बच्चे के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत जॉयफुल और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि उसमें सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट ले और आगे भविष्य में वो अच्छा सा कर पाए उसमें। तो इस क्रम में देखिए, ये PPT में शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्लासरूम शुड बी लर्नर सेंट्रिक, इसको बनाना है और उस छोटे से कंसेप्ट के साथ बच्चों से डिस्कशन करेंगे। बच्चों को पहले उसके जो प्रायर नॉलेज है उसके बारे में बताएंगे और उस प्रायर नॉलेज के बाद, जैसे अगर हम ट्रायंगल का एरिया या त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले त्रिभुजों के बारे में थोड़ा सा उनको एक प्रायर नॉलेज या प्रायर एक ज्ञान, उससे पूर्व ज्ञान थोड़ा दे देंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज हैं, हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले उसके लिए हम डिराइव करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे तो उससे नया ज्ञान उसको जल्दी से समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले पे अगर हाफ बेस इनटू हाइट पे आ जाएंगे तो शायद उसको वो अच्छी तरह ग्रास्प ना कर पाए। तो प्रायर नॉलेज बताना बहुत ज़रूरी है, उसको पहले से पता हो।
और अगर उसके संबंध में कोई वो एक्टिविटी करता है, गाइडेड एक्टिविटी या इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, जैसे मैथ लैब में बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। अब तो एनसीईआरटी की क्लास 1 की भी मैथ की किट आ गई है और वो स्कूलों में पहुंच भी गई है, हमारे प्राइमरी विद्यालयों में, जो मेन हमारा फोकस है, टारगेट है। और जो मैंने अभी आप पिछले उसमें बताया कि जो मैथ की हम लोगों की वर्कशॉप हुई, इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, पजल्स हैं और बहुत सारे मैथ की एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी हम लोग क्लास में यूज़ कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे, मौका लगेगा तो। एंड एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स, यानी वो जोड़ घटाव गुणा भाग की जो संक्रियाएं हैं वो खुद से करे, हम लोग ज़्यादा उसको बोर्ड पे ना करें। एज अ टीचर हम उसका लिख के छोड़ दें बच्चे के लिए, और हर बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहन करें कि वो जितना जिस पेस पे वो काम कर रहा है उसी पेस को वो आगे बढ़ाए। कंपटीशन शुरू में ही बच्चे से ना शुरू कर दें कि देखो बगल वाले ने कर लिया तुम पीछे रह गए। आप कह दो आप अपनी स्पीड से बढ़ो और हम लोग धीरे धीरे उस पर वर्क करें कि बच्चा कौन सा लैग कहाँ कर रहा है। अगर उसकी कुछ गणितीय संक्रियाओं में धीमा कैलकुलेशन कर रहा है तो हम लोग उस पर आगे काम कर सकते हैं कि देखो भाई तुम्हारा ये थोड़ा स्लो है, इस पर हम लोग ऐसे इसको शार्प कर सकते हैं। कोई पहाड़े याद कर सकते हो, जोड़ घटाव की संक्रियाएं को समझा दें अगर कोई दिक्कत हो। हालांकि तो ये सब चीजें हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों की बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग, वो क्वेश्चंस में रीजन ढूंढ पाए, यानी क्वेश्चन का मतलब निकाल पाए। मतलब निकालेगा तो वो सवाल को खुद से सॉल्व भी कर पाएगा। जब तक क्वेश्चन को वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, उसका मतलब नहीं निकाल पाएगा, तब तक दिक्कत होगी। तो इफेक्टिव क्लासरूम में ये भी जरूरी है कि बच्चा उस सवाल का मतलब समझे जो हम उससे पूछें या जो कंसेप्ट डिलीवर करें। फिर बात आती है द फॉलोइंग। अच्छा, क्लासरूम में क्या क्या लगा दिया जाए? देखिए कुछ बेसिक चीजें क्लासरूम में हमेशा लगी रहती हैं। आप देखिए टाइम टेबल है, हाउस चार्ट है, बर्थडे चार्ट है। कई कई विद्यालयों में बड़ी सिस्टम भी चलता है जहां पर क्लास के, ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है जिसमें क्लास के 8-10 बच्चों को हम, जैसे 4 अगर रोज हैं, 4 रोज में बांटे गए हैं बच्चों को, तो हर एक रो का एक हम लोग बड़ी अच्छा बच्चे को इंचार्ज बना देते हैं। तो वो बड़ी सिस्टम कहलाता है। वो 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप की जिम्मेदारी, छोटी मोटी जिम्मेदारी संभालता है। जैसे उस बच्चे ने काम किया कि नहीं किया या उसको क्या प्रॉब्लम आई, वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट टीचर को दे देता है। तो कई विद्यालयों में बड़ा सक्सेसफुल है। सीबीएसई में बड़ी सिस्टम आर्मी स्कूल वगैरह या और स्कूल वगैरह फॉलो करते हैं। वो थोड़ा अच्छा एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और क्लासरूम में क्या होना चाहिए, इसके अलावा गणित अगर बात करें तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत सारा क्लास में बच्चे अपने आप से बना सकते हैं एक्टिविटी के दौरान। क्लासरूम डेकोरेटेड, कैसे डेकोरेटेड हो चाहिए? इंफॉर्मेटिव चार्ट और टेबल से। इंफॉर्मेटिव चार्ट का मतलब है हम लोग कुछ फॉर्मूले अच्छे से बना सकते हैं। कुछ जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी हो हम बच्चों से ही निकाल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ही चाहे छोटा मोटा जैसा भी बनाए। हम कुछ गणितज्ञों के चार्ट छोटे छोटे बनवा सकते हैं, A4 साइज के या उससे थोड़े बड़े, और उनको हम लोग बोर्ड पे लगा सकते हैं और कहें कि ये फला बच्चे ने बनाया है। हम लोग कहते हैं नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, यानी सबको इंक्लूड करके चलना है। तो उसमें सबको इंक्लूड करने का मतलब फिर सबको कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व करेंगे। अब हम लोग बेसिकली जो डील करते हैं वो क्लास 1 से लेकर 8 तक की क्लासेस को डील करते हैं। तो क्लास 1 से लेकर 8 तक की क्लासेस में हम लोग क्या TLM यूज करें या जिससे क्लास और इफेक्टिव हो। कम्युनिकेशन हमारा संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि 1-to-1 बच्चा बोर ना हो और वो समझे भी उस बात को। उसकी अटेंटिवनेस बनाने रखने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। किसी भी क्लास को जब हम स्टार्ट करें तो हमेशा छोटे मोटे कुछ रुचिकर उदाहरण हो, कुछ हल्की हंसी मजाक की चीज हो, जिससे वो क्लास थोड़ा सा लाइवली हो जाए, बच्चों में एंथुसियाज्म हो जाए कि नहीं हम काम करेंगे, और उनको हमेशा हम लोग मोटिवेट करें। तो हमारे जो बच्चे बेसिक के बच्चे हैं, टारगेट क्लास 1 से 8 तक के हैं, तो इसमें कुछ TLMs मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कुछ TLMs वो हैं जो कि मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किए हैं। वो TLM हैं जो हमारे प्राइमरी क्लास के अध्यापकों ने बनाए हैं। प्राइमरी क्लास के अध्यापकों ने बच्चों के साथ मिलकर इस लॉकडाउन के पीरियड में तो खैर खुद ही बनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारी फोटोज मेरे पास थी, सब कुछ तो मैं इसमें नहीं डाल सकता था, लेकिन वो TLM मैं कुछ लेके आया हूँ और वो इफेक्टिव क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर, और एक बात और है, प्रॉपर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटीज विच हेल्प द लर्नर टू लर्न द कंसेप्ट इन अ बेटर मैनर। कभी कभी क्या होता है कि एक एक्टिविटी कराने बैठी है, आपका पूरा पीरियड निकल जाता है उसी में, पर कोई बात नहीं है, उससे एक फायदा जरूर होता है कि हर बच्चा सीख लेता है। और सिर्फ गणित ही नहीं सीखता, वो बहुत सारी और चीजें भी सीखता है। वो क्लास में पीयर प्रेशर उसका कम होता है,
पीयर लर्निंग सीखता है, वो अपने दोस्तों के साथ सीखता है, बगल वाला बताता है कि देखो यार तुमने ये सही से नहीं काटा, ये इधर से कटेगा, ये इसका कोण है, ये यहाँ जोड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा आपस में एक दूसरे से सीखता है। वो टीचर से हो सकता है सारी चीजें ना डिस्कस करे, लेकिन वो अपनी झिझक उन दोस्तों से तोड़ लेता है। तो हम लोग जब कोई मैथमेटिकल एक्टिविटी कराते हैं तो वो एक पीरियड आपका जरूर जाता है, लेकिन उस पीरियड में, उस एक पीरियड में 40 मिनट में 35 मिनट में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। और ये व्यक्तिगत हम सबका टीचिंग का अनुभव है, उससे आप लोग सब जानते हैं, सबको पता है। तो उससे वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी लेता है और कई बार उसको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो मैथ सब्जेक्ट में उसकी रुचि शुरू से ही डेवलप हो, इस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए और इस तरीके से क्लासरूम को भी बनाना चाहिए। इसमें कुछ टीएलएम देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये जो टीएलएम है ये मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किए हैं, ये बनाए हैं टीचर्स ने। देखिए जैसे ये पहला वाला जो है ये जोड़ने पे है, ये छोटे बच्चों को हम लोग ऐड करके दिखा सकते हैं। हर एक एडिशन का सम इसमें देखिए 8 आ रहा है, तो वो बच्चा हर तरफ से जाएगा तो उसको जोड़ की संक्रिया समझाने के लिए बहुत अच्छा सा है। कल रवि प्रताप जी का फ्रैक्शन पे था जो उन्होंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, वो बहुत सुंदर सा उनका प्रेजेंटेशन था। तो ये फ्रैक्शन वाला भी देखिए एक चार्ट है जिसमें ये दिखा रहा है 1/4 को दो तरीके से, एक आयत में दिखा रहा है और एक सर्कल को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर 1/4 ये एक और तरीके से दिखाया, उसने सेमी सर्कल को डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसके 4 पार्ट उसने ब्रेक करके दिखाया इस तरीके से। 1/4 को देखिए उसने 2 तरीके से दिखाया, फिर एक फूल का एग्जांपल ले लिया, फिर 2/5 दिखा दिया। अब ये सारे फेसेस इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक ही शेप के होंगे। इसी तरह देखिए त्रिभुज में भी उसने एक त्रिभुज को बीच से मिड पॉइंट से डिवाइड कर दिया मध्य बिंदु से, तो एक उदाहरण हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के लिए देखिए बहुत बढ़िया सा टीएलएम बनाया गया है जिसमें ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है। एक्चुअली ये प्राइम फैक्टराइजेशन से जो निकाला है। HCF आप 2 मेथड से निकालते हैं, एक भाग विधि से और एक इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इन्होंने देखिए HCF निकाल दिया है 18, 36 और 54 का, जो कि बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग टीएलएम ये टीचर्स ने बनाए हैं और बहुत अच्छे टीएलएम बनाए हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स का देखिए ये टीएलएम है, इससे छोटे बच्चों की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स के टीएलएम में मिस जिराफ करके देखिए एक आइसक्रीम नुमा इन्होंने बनाया हुआ है। 25 को कैसे लिखा है इन्होंने, 20 + 5। अब इकाई दहाई दिखाने के लिए देखिए बहुत अच्छा सा एक टीएलएम इन्होंने बनाया है और उन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू वगैरह। 4 देखिए दहाई 10 प्लेस पे है और 8 वंस पे। तो इस तरीके से सम का उन्होंने एक बहुत बेहतर तरीका अपनाया है जिससे ने इसको ब्रेक करके दिखाया हुआ है। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में फिर एक चार्ट टेबल है जिसको बच्चों द्वारा भरा जा सकता है। तो इस टाइप के टीएलएम में देखिए ये मेरी स्कूल की विजिट थी, ये वहाँ की फोटोग्राफ है, इसमें मैं भी हूँ। ये इनका पूरा कमरा टीएलएम से भरा हुआ था और मैंने और फोटो ली थी जो शायद कहीं कभी अभी नहीं उपलब्ध थी मेरे फ़ोन में, तो मैं उनको नहीं दिखा पाया इसमें, वरना आपको मैं ये भी दिखाता। ये बहुत ही सुंदर विद्यालय है, ये चंद्रावल का एक विद्यालय है और ये चंद्रावल हमारे सरोजिनी नगर ब्लॉक में पड़ता है जहाँ का मैं मेंटर हूँ। तो वो बहुत ही उन्होंने मेहनत करी है और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं। यूपीएस एक बिजनौर का है, कल्ली पश्चिम का एक विद्यालय है और अर्जुनगंज का एक विद्यालय है जहाँ पर पुरस्कार वगैरह भी पा चुके हैं टीचर्स। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो ये सारे टीएलएम्स वगैरह हम लोगों ने वहीं से लिए हैं। और चाइल्ड परफॉर्मेंस चार्ट भी एक क्लास में लगाना चाहिए। मैंने प्रेरणा तालिका का उदाहरण लिया है जो कक्षा 1 के लिए है। तो चाइल्ड परफॉर्मेंस चार्ट भी हम वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइट 15 दिन में एक बार हम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि इस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। जैसा कि मैंने बताया उसमें स्टार चाइल्ड वगैरह हम लोग दिखा सकते हैं। खराब परफॉर्मेंस वाले बच्चे को हम पर्सनली बोल सकते हैं, उसको हम भरी क्लास में बहुत डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ये ज़रूर कहेंगे कि बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो भी एक इफेक्टिव टीचिंग का तरीका है। फिर हम लोग कुछ मैथ के बेसिक चार्ट लगा सकते हैं क्लास में। ये क्लास 8th का फॉर्मूला शीट है, इसको हम लोग कन्वर्जन वगैरह देखिए, इसमें हर तरह क्षेत्रफल दिया हुआ है अलग अलग जो आकृतियों का, जिसमें प्रिज्म वगैरह भी है। और फिर ये मिलीग्राम किलोग्राम का कन्वर्जन वगैरह इस टाइप से इसको हम प्रिंट आउट के बजाय बच्चों से बनवा भी सकते हैं, वो बहुत अच्छे से बना लेंगे। बैलेंस इक्वेशन यानी छोटे बच्चों के लिए है ये जोड़ की संक्रिया। और इस टाइप से हम लोग क्लास 7th 8th में जहाँ सर्कल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसको भी हम लोग क्लास में बता सकते हैं। रेडियस है, पाई का है, सर्कमफरेंस परिधि है, व्यास है, इसका सबका क्या मतलब है, ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर एक और मैथमेटिकल एक्टिविटी है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ,
वो टैनग्राम की एक्टिविटी है। टैनग्राम की एक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है, यूज ऑफ टैनग्राम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। इसका एक मैं आप सबको बताऊं, एक बड़ा बढ़िया सा किस्सा है, बहुत सब लोग इससे वाकिफ होंगे, मैथ वालों के लिए कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन जब क्लासरूम में बच्चे से आप एक्टिविटी कराएंगे टैनग्राम पे बेस, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसको इतना मजा आएगा इसको करने में कि वो एकदम खुश हो जाएगा देख के इसको। तो इसकी एक चाइनीज स्टोरी है, देखिए पीपीटी में आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये चाइना का एक कंसेप्ट है जो आया है। टैनग्राम इज अ 2-dimensional rearrangement puzzle created by cutting square into 7 pieces. Actually it is not cutting, कटिंग तो बाद में हम लोग करते ही हैं, और ये 7 जो ज्योमेट्रिकल पीसेस हैं इनको हम लोग कहते हैं टैन। तो एंशिएंट चाइनीज स्टोरी ये है कि एक सन्यासी था, सेज था, वाइज ओल्ड मैन वाज टू टेक अ प्रेशियस शीट ऑफ ग्लास। एक राजा की खिड़की बननी थी, तो एक बहुत ही मतलब महंगा, बहुत ही प्रेशियस, बहुमूल्य ग्लास का एक विंडो पेन था जिसको लेके वो जा रहा था। और मैं इसका क्रक्स बता रहा हूँ आपको, वो बहुत जगह से गया, वो रोड, वो सड़क से गया, वो रेत क्रॉस करता हुआ, पहाड़ नदियां सब क्रॉस करता हुआ गया, जंगल से गया। तो जो उसके था ना, जर्नी वॉज लॉन्ग, द सेज क्रॉस डेजर्ट रिवर्स ट्रेवल्ड, उस ग्लास की शीट को लिए वो गया। ही अराइव्ड एट अ रग्ड माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज पे पहुंचा, क्लाइंब किया, उस समिट पे उसके ऊपर पहुंचा, बड़ा खुश हो गया देख के, और वो इतना खुश था कि वो उसके हाथ से छूट गया, वो गिर गया। तो pleased that he arrived almost arrived, he stumbled and tumbled down on the side of the mountain and the glass was broken. और उसकी इतनी मेहनत सारी हो गई बर्बाद, वो कांच उससे जो है टुकड़ा टूट गया, लेकिन वो बिखरा नहीं, वो टूटा तो ये जो लाल रंग का आप स्क्वायर देख रहे हैं, इन भागों में टूटा। देखिए 2 त्रिभुज हैं ये कॉन्ग्रुएंट, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये इधर है, एक त्रिभुज कोने में है जो राइट एंगल पे है क्योंकि ये वर्ग है तो इसके कोने, और एक समांतर चतुर्भुज भी कटा हुआ, ये देखने वाली बात है। तो ये 7 टुकड़े कट गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हुआ क्या कि वो बड़ा निराश हो गया बेचारा। When he met the king, he told of his story, उसने सारी कहानी बयान करी कि साहब मैं ऐसे लेके आ रहा था और मैं बहुत मेहनत से लेके आया हूँ इसको, लेकिन ये टूट गया। But the sage was surprised to see that the glass was not shattered, वो बिखरा नहीं, but divided into 7 geometrical shapes. ये 7 ज्योमेट्रिकल शेप ही टैनग्राम है। और उसने क्या किया, इनको जब जोड़ने का प्रयास किया तो जोड़ से वापस तो पाया नहीं, लेकिन अलग अलग आकृतियां बनती गई। तो उसने पूरी कहानी अपनी राजा से इस तरह बयान करी, उसने कहा द सेज मूव्ड द शेप्स अराउंड एंड मेड द इमेजेस टू डिस्क्राइब हिज जर्नी। यात्रा वृतांत उसने अपना इन्हीं से जोड़ के बना दिया। उसने कहा मैं घर से निकला, देखिए एक घर बन गया, ये इन्हीं से बना है। फिर वो ऊंट पे चढ़ा, ये कैमल है देखिए। उसके बाद उसने कहा ही शोड द किंग हिज होम, देखिए ये घर है उसका, कैमल ये उसका ऊंट है दूसरा वाला जो नीले रंग से दिख रहा है, ब्लू रंग से। फिर ये डेजर्ट, और ये मॉन्क, द मॉन्क्स ही मेट ऑन हिज वे, देखिए ये 2 सन्यासी बैठे हुए हैं। बोट, ही ऑन अ बोट ही क्रॉस द रिवर, तो उसने नदी बना के दिखाया। और फिर पहाड़ पे भी गया, तो उसने कहा साहब मैं इस पहाड़ पे गया था और यहाँ से जो है गिर पड़ा, तो गिर पड़ा तो आपका बहुमूल्य कांच जो है टूट गया, बट ये सब आकृतियां उससे निकल कर आई। तो ये भी एक कहानी ऐसी है जो हम बच्चों को कभी क्लास में ऐसे सुना सकते हैं, और अब आप देखें और बच्चों को हम दिखा भी सकते हैं तो क्या क्या बना सकते हैं। देखिए विद द हेल्प ऑफ टैनग्राम अ स्टूडेंट कैन मेक वेरियस इंटरेस्टिंग डायग्राम्स, वेरियस इंटरेस्टिंग फिगर्स। एग्जाम्पल देखिए कुछ इसके, देखिए ये आखिरी स्लाइड है मेरी, इसमें देखिए ये रैबिट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है, स्वान हंस, बिल्ली, फिश मछली, कैमल, शार्क, बियर, देखिए भालू, मैन, रैबिट, कैट, गूज बतख, सेल बोट, कैमल मैंने आपको अभी दिखाया था, इस वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, देखिए कैमल है, ये घर है। और सिर्फ ये डायग्राम्स ही नहीं, इसके बाद हम लोग काउंटिंग भी इससे जोड़ के सिखा सकते हैं। यानी अगर एक टैनग्राम की पीसेस आपके पास हैं तो उससे आप ये जो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक की, ये बच्चों को बता सकते हैं। 2 टाइग्राम के पीसेस ले लीजिए तो हम उसको 100 तक गिनती भी सिखा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि एक बार आप जोड़ के दिखा दीजिए, बच्चा उसको जोड़ेगा। तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस तरह हम लोग अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बना सकते हैं। और बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोग आने वाले टाइम में सीखेंगे, और उनको भी हम लोग, हमारा प्रयास यही रहेगा कि बच्चे का क्लासरूम बोरिंग ना हो, इफेक्टिव टीचिंग हो, कंसेप्ट बच्चे का बिल्डअप हो, ताकि उसके फंडामेंटल्स पे कोई अटैक ना हो, और आगे चल के उसके फंडामेंटल्स मजबूत रहें तो मैथ को वो परस्यू करे और अच्छे से पढ़े। थैंक यू मैम, ये मेरा पीपीटी था। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।
मैं CRT और डायरेक्टर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ही हैज गिवन मी अ चांस टू प्रेजेंट दिस PPT। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया, बहुत मेहनत की आपने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, और उतने ही अच्छी तरह से आपने उसे एक्सप्रेस भी किया, एक्सप्लेन भी किया, और काफी आपने माइन्यूट चीजों पर ध्यान दिया। थैंक यू सो मच आपके एफर्ट्स के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ प्रयागराज से शिवाकांत प्रसाद तिवारी सर जुड़े हुए हैं, जो प्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम पर अपना प्रस्तुतिकरण हमारे साथ साझा करेंगे। आदरणीय निदेशक सर एवं गणमान्य व्यक्ति तथा मेरे प्रवक्ता साथीगण, गणित एवं अर्थशास्त्र के संयुक्त वेबिनार में मुझे प्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्कूल करिकुलम दिया गया है, जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ। सबसे पहले मैं अर्थशास्त्र के परिचय के संबंध में बात करना चाहूँगा। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं शास्त्र। सामान्य रूप से इसका अर्थ धन का विज्ञान कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ महोदय को माना जाता है। मूलतः अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें अध्ययन किया जाता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों के मध्य कोई व्यक्ति, सरकार, फर्म या उद्योग तथा राष्ट्र चुनाव की समस्या का समाधान करते हैं। अर्थशास्त्र मानव के ऐसे व्यवहार से संबंधित है कि लोग किस प्रकार अपनी आजीविका अर्जित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के मध्य चुनाव करते हैं। चूंकि अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार से संबंधित है, अतः यह व्यक्तियों, फर्मों अथवा सरकारों की कार्य प्रणालियों पर संकेंद्रित है, जो मानव संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसके सिद्धांतों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। इन सिद्धांतों की कार्यप्रणाली तार्किक और वैधानिक है। इन्हें गणितीय तथा सांख्यिकीय सिद्धांतों से सिद्ध भी किया जाता है। अर्थशास्त्र में आइए हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से अध्ययन किन बातों का किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि क्या उत्पादित किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना आवश्यक है, उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात उसकी विधि क्या हो, श्रम प्रधान हो या पूंजी प्रधान हो, वह उस अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर आधारित होती है। तीसरे, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, अर्थात उत्पादन किससे रिलेटेड होना चाहिए। चौथे, क्या सामाजिक कल्याण अधिकतम हो रहा है। सामाजिक कल्याण अधिकतम करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहता है। अर्थशास्त्र में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। अगले, क्या उपलब्ध समस्त संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो रहा है अथवा ये बेरोजगार है। जितने भी अर्थव्यवस्था में संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, मानव निर्मित संसाधन हो या स्वयं मानव संसाधन हो, वे पूरी तरह से प्रयुक्त हो रहे हैं या अभी भी अप्रयुक्त संसाधन मौजूद हैं। और अंतिम, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है, स्थिर है अथवा घट रही है। इन समस्त बातों का हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाओं में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, मुद्रा, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त इत्यादि को शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन विधियों को हम गणित और सांख्यिकी के सिद्धांतों से स्पष्ट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के उपयोगिता क्या है। अर्थशास्त्र को उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु, उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु उपयुक्त करते हैं।
बाजार का व्यवहार किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है, सरकारी नीतियों का निर्धारण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, उसको भी हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है प्रत्येक राष्ट्र के लिए, और बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का ज्ञान, विकास, राष्ट्रीय आय का निर्धारण, गरीबी व बेरोजगारी, सतत पोषणीय विकास और इष्टतम कल्याण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आइए अब हम देखें कि स्कूल पाठ्यचर्या में अर्थशास्त्र का क्या स्थान है। विस्तृत अर्थ में स्कूल पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे समस्त अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें बच्चा प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक प्राप्त करता है, जो विद्यालय द्वारा कुछ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित किए जाते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, दृश्य सामग्री, खेल के अनुभव तथा अन्य जो अनुभव स्कूल में बच्चा प्राप्त करता है उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में जो भी अनुभव बच्चा सीखता है या वह अपने ज्ञान में अभिवृद्ध करता है, वे सभी पाठ्यचर्या का अंग होते हैं। आग और पहिए के आविष्कार के बाद हम जानते हैं कि मुद्रा का आविष्कार अति महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। यह मुद्रा ही है जिसके चारों ओर विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं गतिविधियां करती हैं। वर्तमान युग अर्थ का युग है। मानव के अधिकांश क्रियाकलाप अर्थ के परितः संकेंद्रित हैं। मनुष्य के भौतिक और सामाजिक विकास में भी धन की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा भी कहीं ना कहीं भावी जीवन के अर्थोपार्जन से जुड़ी हुई है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण व युगानुरूप विकास है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अर्थोपार्जन आवश्यक है और इस अर्थोपार्जन हेतु आवश्यक कौशल के निर्माण में भी अर्थशास्त्र बहुत उपयोगी है। अर्थशास्त्र का ज्ञान बच्चे को एक विवेकपूर्ण, जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायक होता है। अर्थशास्त्र बच्चों में न केवल मानव के सामान्य व्यवहार की समझ विकसित करता है, अपितु उनमें समस्या समाधान, समस्याओं का विश्लेषण, तर्क व चिंतन के कौशलों का भी विकास करता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थव्यवस्था के भावी स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यह विद्यार्थियों में सफल वित्तीय भविष्य की नींव तैयार करने में मदद करता है। यह विद्यार्थी को उसके जीवन स्तर को उन्नत बनाने हेतु आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से परिपूर्ण करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद करता है। अर्थशास्त्र एक लोकतांत्रिक समाज को सुदृढ़ बनाने हेतु आधारभूत आर्थिक व वित्तीय ज्ञान भी प्रदान करता है और एक सफल लोकतंत्र जागरूक और आर्थिक निर्णय क्षमता से युक्त नागरिकों पर ही निर्भर करता है। अर्थशास्त्र के ज्ञान से घरेलू क्षेत्र बचत व धन संपत्ति का निर्माण करने में सक्षम बनते हैं। आर्थिक मुद्दे व समस्याएं आज प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अतः इनके मूल कारणों एवं इनके समाधानों के विषय में अर्थशास्त्र सहायक है। इस बात के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि शिक्षा को विद्यार्थियों की भावी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इस स्थिति में अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक विषयों की अपेक्षा विद्यार्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने में सक्षम है। आज अर्थव्यवस्था में हर क्षण नवीन आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण सहित विभिन्न बाह्य शक्तियां भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ऐसे में अर्थशास्त्र का ज्ञान इसमें निहित उद्देश्यों को समझने में सहायक होता है। मानव के दैनिक जीवन से जुड़ी आर्थिक समस्याओं के विवेकपूर्ण व प्रभावी समाधान व उचित निर्णय में भी यह सहायक है। आज निरंतर वृद्धिमान जनसंख्या व घटते संसाधनों के मध्य भावी पीढ़ी हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग व उनका संरक्षण सिखाती है। किस प्रकार एक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों या आय से अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और वह चुनाव करता है कि किस आवश्यकता को पहले पूर्ति करे और किसे बाद में। घरेलू क्षेत्र में उपभोग और बचत के महत्व को यह रेखांकित करता है, जो बाद में निवेश और पूंजी निर्माण तथा रोजगार के सृजन में भी सहायक होता है। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? उत्पादन के साधनों को
किस प्रकार और कितना पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण तथा मांग व आपूर्ति की शक्तियों का सम्मिलित प्रभाव किस प्रकार होता है, किन दशाओं में एक उत्पादक या फर्म उत्पादन करती है, इन सभी की सैद्धांतिक जानकारी अर्थशास्त्र प्रदान करता है। सरकार के राजकोषीय कार्यों जैसे करारोपण, सब्सिडी, सार्वजनिक व्यय इत्यादि का ज्ञान अर्थशास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है। सरकार द्वारा एक वर्ग से संसाधनों को लेकर दूसरे वर्ग के मध्य आवंटन किया जाता है ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणालियों का ज्ञान और उनके प्रभाव की जानकारी भी इस विषय से प्राप्त होती है। सरकार की विभिन्न नीतियों, वाणिज्यिक नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति व राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक आदि नीतियों के निहितार्थों को समझने में भी यह शास्त्र सहायक है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आर्थिक क्रियाकलापों, संसाधनों व उनसे संबंधित गतिविधियों की सामान्य समझ विकसित की जा सकती है। माध्यमिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सिद्धांतों व नीतियों की सामान्य समझ प्रदान की जा सकती है, जो बच्चों को उच्च शिक्षा में जाने हेतु आवश्यक नींव का निर्माण करती है। आज विभिन्न विषयों के ज्ञान के साथ अर्थशास्त्र का आधारभूत ज्ञान अति आवश्यक है। यह बजट निर्माण व नीति निर्माण में भी लागत लाभ के विश्लेषण के रूप में सहायक है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, विकास व समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी समझने में यह सहायक है। प्रायः बैंकों व सामान्य जनता का धन बैंकरप्सी जैसी समस्याओं से पीड़ित रहता है। ऐसी स्थिति में यदि आम जनता इन चीज़ों से वाकिफ होगी तो उन्हें इस प्रकार की चीज़ों से बचने में सहायता मिलेगी। अर्थशास्त्र नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक कल्याण की भी बात करता है, जो जनता को जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को व्यवहारिक उपयोग किया जाए तो बच्चे बाल्यावस्था से ही इसका सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर और उसे बाद में माध्यमिक स्तर के ऊपर भी अपना सकते हैं। इसकी वजह से बच्चों में दैनिक व्यवहार व समझ में विवेकपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होगा। अर्थशास्त्र में खेल सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है, जो यह बताता है कि व्यक्ति के लिए कार्य करने की युक्त यानी विवेकशील विधि कौन सी है, जिसके सामने ऐसी स्थिति हो जिसका समाधान केवल उसकी अपनी क्रियाओं पर नहीं बल्कि दूसरों की क्रियाओं पर निर्भर करता है, और दूसरों के सामने भी कार्य करने की ऐसी विवेकशील विधि चुनने की समस्या है। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यह बता सकते हैं कि क्यों किसी वस्तु की बढ़ती हुई इकाइयों का उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से घटती हुई संतुष्टि प्राप्त होती है, क्यों वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय करने पर प्रत्येक बढ़ती हुई इकाई के लिए हम कम कीमत देने का प्रयास करते हैं, क्यों जब हमारे पास मुद्रा की ज़्यादा मात्रा होती है तो उसकी इकाई का मूल्य कम महसूस होता है। घटती हुई मुद्रा की मात्रा में से हम क्यों अधिक वस्तु के बदले ही उसको व्यय करना चाहते हैं। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जब उपभोक्ता किसी वस्तु को कम कीमत पर प्राप्त कर लेता है तो उसे उपभोक्ता की बचत क्यों कहते हैं। विनिमय क्या है, यह क्यों होता है। मुद्रा के आविष्कार के बाद विनिमय से किन समस्याओं का समाधान हो गया है, और मांग की लोच मांग व पूर्ति के मध्य किस प्रकार से कीमत निर्धारण में सहायता करती है। इन सब बातों का ज्ञान हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य अवधारणाओं को देकर कह सकते हैं। उत्पादन के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है, उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक का निर्धारण किस प्रकार होता है, जैसे श्रम को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर ही मजदूरी प्रदान की जाती है, ऐसी बातों को बताया जा सकता है। बचत क्या है, बचत करना क्यों आवश्यक है, बचत का उपयोग हम किन कार्यों में करते हैं, यह अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार योगदान करती है, बचत से किस प्रकार निवेश होता है और उसे अन्य संस्थाओं को पूंजी की प्राप्ति होती है। इन सब जानकारियों को हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। विभिन्न योजनाओं की जानकारियां जिन्हें न केवल बच्चे जान सकें बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इन योजनाओं के लाभ से अवगत करा सकें, जैसे गरीबी, रोजगार, पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, कौशल विकास और आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की बात की जा सकती है।
कृषि के संबंध में न्यूनतम मूल्य समर्थन, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी विपणन समितियां, कृषि बीमा और अन्य योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से दी जा सकती है। गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र गणित तथा सांख्यिकी क्रियाओं पर आधारित है। इस पे प्रतिशत, आंकड़ों का प्रदर्शन, निर्देशांक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि चीजों का अध्ययन भी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कूल पाठ्यचर्या में यदि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग किया जाए तो बच्चों में आर्थिक मुद्दों की समझ और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव का कौशल व संसाधनों का कुशलतम व मितव्ययी उपयोग करने के गुणों का विकास होगा। और उसे भविष्य में यदि उसे कैरियर के विकल्प का चुनाव करना हो तो किन तत्वों को ध्यान में रखता है, इसमें उसकी स्वयं की रुचि, कैरियर की भावी संभावनाएं, संभावित आवश्यक आय, न्यूनतम आवश्यक लागत आदि सर्वश्रेष्ठ और व्यापक चयन में सहायता करता है। तो धन्यवाद मैम, मुझे इतना ही कहना था। इसके बाद हमारे साथ अमित कुमार राय जी हैं, डायरेक्ट हाथरस से। मैम थैंक यू मैम। गणित एवं अर्थशास्त्र विषय पर चल रहे संयुक्त वेबिनार कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार राय, डायट प्रवक्ता हाथरस, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा SCERT निदेशक महोदय सर का, जिन्होंने मुझे निजीकरण विषय पर अपना विचार रखने का शुभ अवसर दिया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गणित एवं अर्थशास्त्र अन्य विषय की अपेक्षा कठिन विषय है और चल रहे वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस विधि, मेथड या तकनीक का प्रयोग किया जाए कि आम छात्र भी बड़ी आसानी से इसे पढ़ सकें, समझ सकें एवं आत्मसात कर सकें। मुझे आज निजीकरण टॉपिक पर बोलने का अवसर दिया गया है, तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि निजीकरण क्या है, निजीकरण से हम क्या समझते हैं, निजीकरण का क्या उद्देश्य है। मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है और पीपीटी भी दिख रहा है। जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। निजीकरण की आवश्यकता क्यों है, निजीकरण के कारण क्या क्या लाभ हैं और इसकी क्या क्या हानियां हैं, क्या भारतीय परिदृश्य में निजीकरण का कोई औचित्य है भी या नहीं, इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर मैं आज आप सभी के सम्मुख अपना विचार रखना चाहूँगा। तो आइए समझने का प्रयास करें कि निजीकरण का क्या अर्थ है। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य या सरकार से निजी क्षेत्र, निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास हस्तांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। एडवर्ड्स कहते हैं, एडवर्ड्स अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स में कहा है कि 1930 के दशक में नाजी जर्मन आर्थिक नीति को कवर देने के लिए निजीकरण शब्द को गढ़ा था। निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालित प्रबंधन हेतु हस्तांतरित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों में सरकारी निवेश को कम करना, सरकारी उपक्रमों के कार्य में प्रबंधन संबंधी सुधार करना निजीकरण कहलाता है। दुनिया में 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं: सरकारी कंपनी, निजी कंपनी एवं मिश्रित कंपनी।
सरकारी कंपनी वे कंपनियां जो सरकार के स्वामित्व में होती हैं, निजी वो जो निजी हाथों में होती हैं, यानी उस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है या फिर व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है। इसके बाद होती हैं मिश्रित कंपनी, अर्थात जिनमें कुछ भाग सरकार का होता है और कुछ भाग निजी व्यक्तियों का। पूरी दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक जो भी कुछ बनता है वो इन्हीं तीनों प्रकार की कंपनियों में बनता है, चाहे वो कार हो, टीवी हो, फ्रिज हो या फिर रोजमर्रा का सामान। शैम्पू, कंघी, कोल्ड ड्रिंक से लेकर बर्गर, पिज्जा तक सब कुछ इन्हीं तीनों प्रकार की कंपनियों में आ जाता है। चाहे वो किसी तरह का प्राइवेट प्रोडक्ट हो, सेवा हो, इन्हीं तीन प्रकार की कंपनियों में बनता है। भारत में सरकारी कंपनियों के उदाहरण के तौर पर भारतीय रेलवे को देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम को देख सकते हैं, एनटीपीसी को देख सकते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड को देख सकते हैं और सेल को देख सकते हैं। वहीं प्राइवेट कंपनियों के उदाहरण के तौर पर टाटा कंपनी ग्रुप को देख सकते हैं, रिलायंस ग्रुप को देख सकते हैं, महिंद्रा ग्रुप को देख सकते हैं, मारुति सुजुकी जैसे और अन्य विप्रो ग्रुप को देख सकते हैं, गोदरेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देख सकते हैं। इस प्रकार दुनिया में सिर्फ 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, सरकारी, प्राइवेट एवं मिश्रित। अब यदि एक सरकारी कंपनी जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में आती है, उसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या निजी कंपनी को बेच दिया जाता है। अर्थात सरकार अपनी किसी कंपनी को, मान लीजिए रेलवे है, रेलवे को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी निजीकरण। इंग्लिश में कहा जाए तो प्राइवेटाइजेशन। और यदि सरकार रेलवे का कुछ भाग प्राइवेट कंपनी को बेच देती है और कुछ भाग अपने पास रखती है, तो इसे कहा जाएगा अब रेलवे मिश्रित कंपनी हो गई है। तो इस प्रकार सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। इसके विपरीत यदि सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदकर उसे सरकारी बनाती है, तो इसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जैसे कि भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जब सरकार ने उन्हें खरीद लिया था। बहुत से देशों की सरकारी स्वामित्वों वाली कंपनियों को निजी हाथों में बेच देती हैं, क्योंकि इसके बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है सेल रेवेन्यू का, अर्थात जब सरकार किसी सरकारी कंपनी को निजी हाथों में बेचती है तो उसे काफी सारा पैसा एक साथ मिल जाता है, जिससे वो जन कल्याणकारी कार्य कर सकती है। इसके अलावा सरकार को उस कंपनी के लिए अलग से बजट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे यदि सरकार रेलवे को प्राइवेट लोगों को बेच देती है, तो उसे रेलवे को अलग से बजट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार सरकार का कुछ बोझ कम हो जाता है। इसके अलावा जब सरकार सरकारी कंपनी को निजी हाथों में बेच देती है, तो उस कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जब सरकारी कंपनी होती थी तो उसका लक्ष्य था लोक सेवा करना, अर्थात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक सेवा मुहैया कराना। इसलिए जब कोई कंपनी सरकारी होती है तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम नहीं करते, क्योंकि लोक सेवा कोई ज़्यादा मोटिवेशन कार्य नहीं है। इसके विपरीत जब कोई किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, तो कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है, मुनाफा या फायदा कमाना।
और वो कंपनी अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव देती है। जो कर्मचारी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए पैसा एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में कार्य करता है और जो कंपनी सरकारी से प्राइवेट में तब्दील हुई है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब कोई कंपनी सरकारी से प्राइवेट में चेंज होती है तो उसमें लाल फीताशाही का अंत हो जाता है। लाल फीताशाही का अर्थ है बिना किसी वजह से कार्यों में देरी करना। सरकारी कामों में यह अक्सर देखा जाता है कि मात्र एक सिग्नेचर की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है या काम की करने में ढील दी जाती है। इसलिए जब कोई सरकारी कंपनी से प्राइवेट में तब्दील हो जाती है तो उसमें लाल फीताशाही का अंत हो जाता है और उसमें तेजी से फैसले लिए जाने लगते हैं, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। इसके अलावा सरकार किसी भी कंपनी में नई तकनीक लाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करती। जब किसी कंपनी को प्राइवेट बना दिया जाता है तो वह अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अपना मुनाफा कमाने के लिए प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ा देती है और नई नई टेक्नोलॉजी तकनीक को प्रयोग करके देखती है कि किस तकनीक से उसे ज़्यादा मुनाफा होगा। इसका लक्ष्य होता है अच्छा प्रोडक्शन कम लागत पे बनाना ताकि वह कंपटीशन भरे मार्केट में सबसे अग्रणी स्थान पर खड़ी हो सके। इसके अलावा जहां सरकारी कंपनी में स्किल को महत्व नहीं दिया जाता, वहीं प्राइवेट कंपनी केवल उन लोगों को अपने यहाँ भर्ती करती है जो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, क्योंकि स्किल्ड लोग ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा देते हैं। मैम, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है पर आपकी स्लाइड बढ़ नहीं रही है आगे। ठीक है मैम, एक स्लाइड शो हो रही है मैम? हेलो? हाँ सर, अब शो हो रही है, बोलिए आप। निजीकरण के उद्देश्य। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए वह देश निजीकरण की अपनी अलग कार्य योजना तैयार करता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के लिए निजीकरण का अलग अलग उद्देश्य होना स्वाभाविक है। फिर भी निजीकरण के कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जो सभी देशों के लिए एक समान होते हैं, जैसे अधिक कार्यकुशलता और उत्पादकता, शिक्षित एवं उद्यमशील युवाओं को अवसर प्रदान करके रोजगार में वृद्धि, राजकोषीय संतुलन को बिगड़ने वाले घाटे, सरकारी उपक्रमों को समाप्त करके राजकोषीय घाटे में कमी, आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाकर एवं इतर राजस्व में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि, विदेशी ऋणों पर निर्भरता में कमी, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकजुटता, विशाल औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करने की बजाय सामाजिक क्षेत्रों के लिए साधनों की बचत तथा देश के स्वल्प साधनों का सर्वोत्तम एवं कुशल उपयोग निजीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। निजीकरण के लाभ। निजीकरण को यदि कोई देश अपनाता है तो उससे बढ़ती स्पर्धा, अधिक मांग वाले ग्राहक, बेहतर दक्षता, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता, परिवर्तन के लिए आवश्यकता जैसे विभिन्न लाभ मिलते हैं। अगर हम निजीकरण को अपनाते हैं तो कंपनियों में स्पर्धा बढ़ती है और वो कम लागत पे गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध कराते हैं
और अधिक कंपनियों को मार्केट में होने से उनके बीच जो कंपटीशन होती है तो उसके कारण वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है या कम लागत पे वस्तुएं बेचते हैं, वो अपना लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फायदा हमारे गरीब तबके के लोगों को होता है। तो बढ़ती स्पर्धा से चीज़ें गुणवत्तापूर्ण भी होती हैं और एक बड़े तबके को इससे बड़ा फायदा भी होता है। निजीकरण होने से अधिक मांग वाले ग्राहक भी मार्केट में उपलब्ध होने लगते हैं। निजीकरण से बढ़ती तकनीकी व्यवस्था भी समाज में आने लगती है। अच्छी अच्छी तकनीकों का प्रयोग करके प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाया जाता है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जाता है। मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता भी निजीकरण की एक प्रमुख लाभ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। आज नई आर्थिक नीति के पूर्व सार्वजनिक क्षेत्रों पे सरकार का एकाधिकार होता था, लेकिन 1990 के दशक के बाद भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई, जिसका सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव ये हुआ कि भारत विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ गया और उससे अन्य प्रकार के लाभ होने लगे। जहां निजीकरण से बहुत सारे लाभ होते हैं तो वहां बहुत सारे कुछ नुकसान भी अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ता है। सरकार जैसे ही प्राइवेट सार्वजनिक क्षेत्रों से विनिवेश करने का प्रयास करती है या विनिवेश करती है, वैसे ही निजी कंपनियों का प्रभुत्व होने लगता है और निजी कंपनियां एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करती हैं और एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास के कारण वो मनचाहा मूल्य समाज के अन्य व्यक्तियों से लेती हैं। इससे ये होता है कि महंगाई बढ़ जाती है और जिस कंपनी का एक एकाधिकार किसी वस्तु पे होता है तो मनचाहा मूल्य समाज के व्यक्तियों से लेता है। एकाधिकार के ही कारण किसी कंपनी के पास धन या अन्य कंपनियों के पास धन की एकाग्रता इकट्ठा होने लगती है और समाज में विषमता फैलने लगती है। विनिवेश के कारण आज सरकारी नौकरियों का अभाव होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसमें कमी होती जा रही है। निजीकरण के कारण महंगाई का भी स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। निजी कंपनियां लाभ के लिए ही कार्य करती हैं। उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना या मुनाफा कमाना। तो समाज की भलाई के लिए उतना कार्य नहीं करती हैं जितना एक सरकारी कंपनी सोचती है। तो इससे महंगाई भी दर बढ़ने लगती है। आम जनता के शोषण की बढ़ती आशंका। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसमें सबसे लॉस गरीब तबके को होता है। अगर भारतीय परिदृश्य को देखा जाए तो लगभग 30% के आसपास आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती है। यदि प्राइवेट कंपनियों को इसी तरह खुला छूट दे दी जाए और आज़ादी दे दी जाए तो हमारे आम जनता की शोषण बढ़ता चला जाएगा और ये समाज की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब कोई कंपनी सरकारी से प्राइवेट बन जाती है अर्थात उसका निजीकरण हो जाता है तो उसमें राजनीतिक दबाव भी नहीं रहता। जहां सरकारी कंपनियों को राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता है वहीं प्राइवेट कंपनियों में राजनीति न के बराबर होती है। वहीं सरकारी कंपनियां कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। एक सरकार 5 वर्ष के लिए आती है तो 5 वर्ष में हो सकने वाले कार्यों पर ही ज़्यादा बल देती है। वहीं प्राइवेट कंपनी एक लाइफ लॉन्ग विजन तैयार करती है, उसी को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। इसलिए जब कोई सरकारी कंपनी प्राइवेट हो जाती है तो उसका बड़ा विजन हो जाता है और वो
और ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्य करती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में निजी लोगों के शेयर होते हैं, इसलिए वे कंपनी पे और अच्छी तरह से काम करने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि निजीकरण के केवल लाभ ही हैं, इसके लिए नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान मोनोपोली का क्रिएट हो जाना है। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली का क्या अर्थ होता है? किसी एक कंपनी का पूरे क्षेत्र में प्रभुत्व हो जाना, अर्थात यहाँ पे हम दोबारा रेलवे का उदाहरण लेते हैं। यदि रेलवे निजी हाथों में चली जाती है तो उस कंपनी की जो रेलवे को खरीदेगी उस कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी और वो अपने अनुसार अपने फायदे के लिए मनचाहा किराया वसूल करेगी। सरकारी कंपनियों का लाभ यह होता है कि सरकारी कंपनियां मुनाफे पे ज़्यादा जोर नहीं देती। सरकार का लक्ष्य होता है अपने उद्योगों कंपनियों के जरिए लोक सेवा करना, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वह लोगों से ही आता है और उसका परम उद्देश्य भी यही होता है कि लोगों की सेवा करना। लेकिन प्राइवेट फर्म का काम होता है मुनाफा कमाना। यदि किसी क्षेत्र में प्राइवेट उद्योगों का एक अधिकार हो जाता है तो वह अपने हिसाब से किसी की रेट तय करते हैं। और इसी तरह रेलवे में भी यदि रेलवे में किसी प्राइवेट फर्म का मोनोपोली हो जाएगी तो वह मनचाहा किराया वसूल करेगी लोगों से। सरकारी कंपनी जहां सामाजिक सुधारों की बात करती है और मुनाफे को बाद में रखती है, वहीं प्राइवेट कंपनी में मुनाफा पहले होता है और किसी भी तरह का सामाजिक लाभ बाद में देखा जाता है। इसलिए सरकारी कंपनियां नियमों का पूर्णतः से पालन करती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रख देती हैं। जैसे इसमें पर्यावरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो सरकारी कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों पर अलग से दबाव डालना पड़ता है। जहां तक संभव होता है तो वे कोशिश करती हैं कि मुनाफे में किसी भी तरह की कमी ना आए। इसलिए वे बाहरी मुद्दों पे जैसे कि पर्यावरण जैसे मुद्दों पे ध्यान नहीं देती। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे निजीकरण हानिकारक साबित हो सकता है, जैसा कि हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो। यदि इनमें निजीकरण किया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि हेल्थ सेक्टर निजीकरण कर दिया जाएगा तो प्राइवेट लोगों की मोनोपोली होने के बाद लोगों के लिए आम स्वास्थ्य सुविधाएं लेना भी बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे कि हम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की फीस में अंतर को देखते हैं, ठीक ऐसे ही यदि सभी हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो आम आदमी की पहुंच से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दूर चली जाएंगी। इसी तरह एजुकेशन है। यदि शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो इसमें भी बहुत अधिक फीस ली जाने लगेगी और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। ठीक ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी किराया इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो ये वे सेक्टर हैं जिनमें मोनोपोली बन सकती है और यदि मोनोपोली बन गई तो समाज को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि निजीकरण बहुत से मामलों में फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री के लिए निजीकरण अच्छा है और किसके लिए नहीं, और दूसरा कि किस तरह से किसी कंपनी का निजीकरण करती है और किन शर्तों पे करती है
वे सब देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि निजीकरण जिन परिस्थितियों में किया गया है या जिस कंपनी का किया गया है, इससे लोगों को लाभ होगा या नुकसान। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं SCERT का, जिन्होंने मुझे इस मंच के माध्यम से निजीकरण विषय पे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया बोला सर, आपने बहुत अच्छा बोला और आपने बहुत ही विस्तारित रूप से निजीकरण विषय पर अपने विचार दिए। इसी क्रम में आगे सुश्री मंजू सैनी जी, प्रवक्ता गणित, डाइट बागपत से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि मैथ्स टीचिंग थ्रू ऑनलाइन मोड, इफेक्टिव इनइफेक्टिव, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले परम आदरणीय डायरेक्टर सर दीपक तिवारी मैम, मनीषा मैम और मेरे अन्य डाइट के साथियों का सभी को नमस्कार करती हूँ और साथ ही साथ बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे मैथ्स ट्रेनिंग थ्रू ऑनलाइन मोड, इफेक्टिव और अनइफेक्टिव पर अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया। आज जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम एक भयानक बीमारी कोरोना से सभी लोग प्रताड़ित हैं, पूरा विश्व इस संकट में है। सभी कोरोना महामारी के चलते बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं गणित, जिसे हम सभी एक कठिन विषय के रूप में जानते हैं, को लेकर के भी बहुत कठिनाइयां हैं। अभिभावक, शिक्षक एक नए प्रश्न से जूझने लगे हैं कि अब बच्चों को गणित प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो इसके जवाब में ऑनलाइन माध्यम पर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस माध्यम का प्रयोग करके गणित को खेल के द्वारा सिखाया जा सकता है, पहेलियों के द्वारा सिखाया जा सकता है और इसमें करने पर सिखाया जा सकता है। पहले के ज़माने में पढ़ाई लिखाई का अपना ही तरीका होता था, जो कि सिर्फ बोर्ड, चौक और डस्टर पर निर्भर होती थी। लेकिन अब क्योंकि शिक्षक स्मार्टफोन का प्रयोग करना पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज नए दौर की तकनीकी में जहां किताबों में बारकोड स्कैन करने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया आ चुकी है, उसी का आगे का क्रम है ऑनलाइन शिक्षण। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, जो किसी न किसी रूप में होता ही रहता है, फिर वो लोगों के रहन सहन का हो या फिर शिक्षा पद्धति का। हम सभी आज जानते हैं कि YouTube पर गणित की अनेकों वीडियोस पोस्ट की गई हैं, जिसके द्वारा एक टॉपिक पर विभिन्न अध्यापकों के द्वारा बनाई गई वीडियोस से बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से गणित समझने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ उनको आकृति देखने का, अपने ऑनलाइन प्रश्न करने का अवसर भी मिलता है। हम सभी जानते हैं कि छात्र के लिए अब एक अध्यापक उसके लिए स्वयं का है, ना कि पूरी कक्षा के लिए। ऑनलाइन माध्यम में छात्र एक शिक्षक से साक्षात रूबरू होते हैं, जहां उन्हें अपने कक्षा में के परिवेश में कई समस्याएं महसूस होती हैं, जैसे कि पीछे बैठे होने पर उन्हें दूर से ना दिखना, आवाज साफ ना आना। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से टीचर के समक्ष वो एकदम साक्षात्कार रूप में होते हैं। इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा प्रत्येक छात्र को एक शिक्षक अपने पास ही अनुभव होता है, जिससे वे उसकी बातें आसानी से समझ सकते हैं और अपनी कठिनाइयां अपने स्तर से पूछ भी सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राथमिक स्कूलों में और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चे थोड़े शर्मीले टाइप के भी होते हैं, जिसके लिए होता क्या है कि वो अपने प्रश्न पूछने में संकोच करते हैं और टीचर से साक्षात रूप से प्रश्न नहीं पूछ पाते। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम एक अच्छा स्वरूप है, जिससे वो अपना प्रश्न पूछ पाते हैं और टीचर भी उसे आसानी से समझा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से छात्रों के पास कई शिक्षा पोर्टल हैं, जिसमें किसी भी टॉपिक को बड़े सरल व सुगम तरीके से समझाया गया है, जिसे छात्र बिना भय के एक से अधिक बार उस टॉपिक को देखकर समझ सकते हैं।
साथ ही साथ अपने द्वारा उपलब्ध समय व उपलब्ध स्थान पर जिसमें उनकी निरंतरता बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि एक समय पर छात्र नहीं पढ़ पाते, तो वो अपने समय के अनुरूप और अपने स्थान के अनुरूप पढ़ सकते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वयं प्रोग्राम की नींव रखी। साथ ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पीएम ई विद्यादान और मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन क्लास वन चैनल ऐप तैयार कराए गए, जिससे उत्कृष्ट गणितीय मॉडल पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा टीवी का माध्यम ऑनलाइन शिक्षा में चुना गया, क्योंकि ये मानना है कि टीवी ज्यादातर लोगों के घरों पर है, इसलिए जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो सभी बच्चों तक आसानी से पहुंच जाएगा और इस महामारी के दौरान भी हम बच्चों को पढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय के लिए भी हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों का विजुअलाइजेशन करना आसान हो गया है। बच्चे आसानी से किसी भी चीजों के बारे में जो वो सोचते हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ 3D जैसे थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक हो जाते हैं, 3D के माध्यम से वो हवा में चित्र बना सकते हैं, समीकरण हल कर सकते हैं तथा 3D के लिए वस्तु के अंदर ही घुसकर उसके सारे परिमाणों को जान सकते हैं, जिससे उनके सीखने का गणित सीखने का स्तर गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। हमारे बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मुफ्त में कई वेबसाइट पर भी उपलब्ध होता है और वह कई ऐप भी उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा जहां पर शिक्षकों की कमी व संख्या ज्यादा होने पर, शिक्षकों की कमी व छात्रों की संख्या ज्यादा होने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दीक्षा जैसे ऐप भी उपलब्ध हैं, जहां पर हम गतिविधि के माध्यम से भी छात्रों को ऑनलाइन सिखा सकते हैं। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें छात्र किसी भी चीज को आसानी से नहीं समझ पाते, उसके लिए उपलब्ध किसी भी जगह की या किसी और अन्य टीचर की, अध्यापक की हम वीडियोस को उन्हें दिखा सकते हैं और उनके द्वारा भी समझा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसमें लर्निंग कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बच्चे सक्रिय रहते हैं, बच्चों को डिजिटल होने का मौका मिलता है और बच्चे बिना झिझक के अपनी सारी समस्याएं पूछ सकते हैं। 3D रचना प्रभावशाली तरीके से समझाई जा सकती है। अध्यापक विभिन्न प्रकार के उदाहरण चित्रों के माध्यम से भी छात्रों को उनकी समस्या बता सकते हैं। अगर हम बात करें इनइफेक्टिव मोड की, यानी कैसे मैथमेटिक्स में ऑनलाइन मोड इनइफेक्टिव होता है। हम जानते हैं कि 21वीं सदी में प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र की विशेष विशेषताएं होती हैं और इन्हीं पर हमारे SCERT, NCERT विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ही उनका शिक्षण होना चाहिए। हम जानते हैं कि छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करना उनके लिए वास्तव में कठिन और अप्रभावशाली हो सकता है। गणित की प्रमुख धारणाओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए संकेंद्रित अमूर्तता के पीछे अंतर्ज्ञान शिक्षार्थी के लिए एक निरंतर चुनौती है। इसलिए अधिकांश मामलों या हमारी स्कूली शिक्षा में गणित के शिक्षकों की आवश्यकता है, ताकि सही दिशाओं के लिए छात्र के प्रयासों को चैनल कर सके और उन्हें इसके पीछे के अंतर्ज्ञान को देखने का मौका मिल सके। एक अच्छा शिक्षक शिक्षार्थी को यह पता लगाने में मदद करता है कि उसे क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम में देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अंदर एक मार्गी संप्रेषण होता है, सिर्फ टीचर बोलता है, अब वो ये नहीं जज कर सकता कि सामने बैठे छात्र को वो बात समझ में आ रही है या नहीं। हम जानते हैं
कि भारत के अधिकांश बच्चों के पास या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है या फिर मोबाइल कंप्यूटर जैसी चीजें उनसे दूर है। अगर मोबाइल भी उपलब्ध हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी के पास टच स्क्रीन हो। मैक्सिमम लोगों के पास में कीपैड वाले फोन है। अगर बच्चों के पास टच स्क्रीन फोन भी है कुछ के पास, तो उनके साथ में कई सारे बच्चे होने के कारण, उनके परिवार में बहुधा बच्चे होने के कारण उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। उनके पास नेटवर्क की समस्या है। इंटरनेट उपयोग कर पाने के लिए अच्छे नेटवर्क की सिग्नल की जरूरत होती है, जो रोड से जुड़े हुए कुछ एक गांव में तो संभव है, लेकिन गांव के हर स्कूल में संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा भारत देश गांवों का देश है। गांव की बहुतेयता हमारे भारत देश में पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को दे पाना मुश्किल ही लगता है। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जो हमारे प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने देर तक बैठने में बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं और धीरे धीरे उन्हें उससे बोरियत हो जाती है। जबकि कक्ष का जो प्रांगण होता है वो सजगता से परिपूर्ण होता है। वहां पर मित्र होते हैं और टीचर भी साक्षात रूप में उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐप बने हैं और बहुत सारी वीडियोस हमारी दीक्षा ऐप, साथ ही साथ यूट्यूब जैसे ऐप पर उपलब्ध है। बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट है, लेकिन वो इतने अधिक होने के कारण बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वो कौन सी वीडियोस को देखें या कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ें और किसको नहीं पढ़ें। इसके लिए उन्हें ज़्यादा जरूरी है कि वो कक्ष में साक्षात एक अध्यापक द्वारा अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। हम जानते हैं कि ऑनलाइन सीखने सिखाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि ऑनलाइन सीखने के लिए टीचर्स को परिपक्व तकनीकी से ज्ञान युक्त होना पड़ता है, जिसके लिए अभी हमारे गांवों के शिक्षक परिपूर्ण नहीं हैं। इसको परिपूर्ण बनाने के लिए हम पहले शिक्षकों की एक ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस बात की भी उपलब्धता रखी जाए कि जो भी कंटेंट हो वो बहुत ही उच्च दर्जे के हों, ताकि बच्चों के लिए परेशानी ना बने। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे इसके निष्कर्ष में कि शिक्षा का मूल उद्देश्य समाजीकरण को बढ़ावा देना है। हमारे छात्र, हमारे जो भी बच्चे हैं वो कक्ष में, वहाँ के प्रांगण में उन चीज़ों में घुल मिलकर बड़े हुए हैं, उनके द्वारा ही सीखते हैं। ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का समाजीकरण, विकास परस्पर शिक्षा पद्धति की भांति नहीं हो पाता। हम बच्चों को मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात करते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि उनका मानसिक व शारीरिक दोनों का विकास हो, जो कि ऑनलाइन माध्यम से कदापि उचित नहीं है। तो इसके संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन को एक सपोर्टिव रूप में रखना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इसे परंपरागत शिक्षा के विकल्प के रूप में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कदापि उचित नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सोचे हुए तरह से अपनी बात हमारे बीच साझा की, और आपका ये जो आपके विचार थे वो दोनों ही ऑनलाइन के फेवर वाले भी और अगेंस्ट वाले दोनों ही बहुत ही अपने आप में कंप्लीट थे। तो इसी के साथ मैं आज का ये सत्र यही समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।